हेलो, तो स्वागत है आपको नौकरी प्लस क्लासेस में। मैं हूं आज से फिर से रिंकेश जैन। तो आज हम पढ़ेंगे वेब डेवलपमेंट की तीसरी क्लास, व्यक्ति के अंदर विकास के पक्ष। व्यक्ति के अंदर विकास कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या विकास होता है व्यक्ति के अंदर, आज हम वो जानेंगे, फुल डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं विकास के अंदर विकास के पक्ष, व्यक्ति के अंदर विकास के पक्ष, व्यक्ति के अंदर विकास के पक्ष कहाँ, मतलब क्या क्या होते हैं। तो व्यक्ति के अंदर विकास कहाँ कहाँ होता है, तो इसे देखते हैं। तो देखो क्या विकास होता है व्यक्ति के अंदर। देखो नंबर पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, कहाँ विकास होता है, इसे यहाँ लिखते हैं। व्यक्ति के अंदर विकास होता है, शारीरिक विकास होता है। जी बिल्कुल होता है, व्यक्ति के अंदर शारीरिक विकास होता है ना, शारीरिक विकास होता है। और क्या विकास होता है, मानसिक भी विकास होता है। आदमी शरीर से बढ़ता है, दिमाग से भी तो बढ़ता है। जी बिल्कुल बढ़ता है दिमाग से। नंबर तीसरा पॉइंट, संवेगात्मक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है। नंबर चौथा पॉइंट में क्या आ सकता है, सामाजिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। नैतिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है। और भी कई विकास होते हैं, कई पक्षों में विकास होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिलहाल हम इम्पोर्टेंट इतना ही है, तो इतना ही देखते हैं। ठीक है, तो कोई भी अवस्था होगी, व्यक्ति जिन जिन अवस्थाओं से होकर गुजरता है उन सभी अवस्थाओं में ये सारे विकास होते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले शैशवावस्था के अंदर कैसे कैसे विकास होते हैं। तो शैशवावस्था के बारे में जानेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, उसी को देखेंगे। तो इसको आप लिख लीजिए जब तक। ठीक, इसे रफ करते हैं और आगे देखते हैं शैशवावस्था के अंदर क्या क्या विकास होते हैं। ठीक है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक, क्या क्या विकास, कैसे कैसे कितना कितना विकास होता है, हम ये जानेंगे। तो इसे रफ करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर शारीरिक विकास, वो शैशवावस्था। शैशवावस्था, तो शैशवावस्था में विकास देखते हैं। इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लिखा रहा हूँ, पॉइंट लिखा रहा हूँ। नंबर फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट बाई पॉइंट करके चलेंगे। हम ज़्यादा डिटेल में, ज़्यादा भी उससे इतना नहीं लिखेंगे जितने कि हमारे लिए एक ग्रंथ सा बन जाए। ठीक है, इतना लिखेंगे जो कि नोट्स बने, और जैसे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट रहें और हम एग्जाम टाइम पर उन्हें रिवीजन आराम से कर सकें, उसे देखेंगे। तो शैशवावस्था में जब बच्चा जन्म लेता है तो बालक में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो शैशवावस्था में यानी कि ऐसे इस तरह से लिखते हैं, जन्म के समय पर बालक, जन्म के समय बालक में हड्डियों की संख्या, जन्म के समय बालक में हड्डियों की संख्या इसमें काफ़ी मतभेद है भाई, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग कुछ दे रखा है। किसी किताब में दे रखा है 270, किसी में दे रखा है 300, किसी में दे रखा है 306। तो सभी चीज़ को आपको देख के चलना है। ठीक है, मोस्टली ज़्यादा प्रेफर किसे करेंगे, 270 को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसे याद रखें। जन्म के समय बालक में हड्डियों की संख्या 270, 300, 306 होती है। ठीक, ये नंबर पहला पॉइंट हो गया। नंबर दूसरा पॉइंट क्या होगा इसमें, नंबर दूसरा पॉइंट लिखता हूं मैं। जन्म के समय में बालक में भार कितना होता है, वजन कितना होता है। शारीरिक अवस्था में तो यही तो हो गया था कि बालक कितना बड़ा हुआ, कितना भार हुआ, हड्डियों की संख्या कितनी हुई, अगर वगैरह ये चीज़ देखी जाती है। तो जन्म के समय बालक में शिशु, ऐसे लिखो, शिशु का भार
यहाँ भी शिशु ही कर लेना, ठीक है, यहाँ भी आप शिशु ही कर लेना। जन्म के समय शिशु में हड्डियों की संख्या, जन्म के समय शिशु में हड्डियों की संख्या, और जन्म के समय शिशु का भार 5 से 6 पाउंड होता है, 5 से 6 पाउंड होता है। और ये 6 महीने में 2 गुना हो जाता है, और ये 6 महीने में 2 गुना, तथा 1 वर्ष में कितना हो जाता है, ये 3 गुना हो जाता है 1 वर्ष में, 1 वर्ष में 3 गुना, तथा 6 वर्ष के अंत तक, 6 वर्ष और 6 वर्ष के अंत तक ये भार लगभग 5 से 6 गुना, लगभग 40 पाउंड के आसपास हो जाता है ना, ऐसे लिखते हैं, 6 से 7 गुना लगभग 40 पाउंड हो जाता है, 40 पाउंड हो जाता है। ठीक, जब बालक जन्म लेगा तो उसका वजन कितना होगा, 5 से 6 पाउंड, लगभग कितना, 2.5 से 3 किलो, बस इतना ही होता है। ठीक है, और 6 महीने में 2 गुना, 1 वर्ष में 3 गुना, और 6 वर्ष के अंत तक ये भार 6 से 7 गुना, लगभग 40 पाउंड हो जाता है। भाई ये 40 पाउंड क्यों लिखा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है एक बार, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 6 वर्ष के अंत तक या फिर 6 अवस्था के अंत में बालक का वजन कितना होता है, हम बोलेंगे 40 पाउंड, तो 40 पाउंड। ठीक, अच्छा, इसके बाद जन्म के समय बालक की लंबाई कितनी होती है, जन्म के समय शिशु की लंबाई 51 सेंटीमीटर होती है, 51 सेंटीमीटर, तथा 6 वर्ष के अंत तक तथा 6 वर्ष के अंत में ये लंबाई बढ़कर 108 सेंटीमीटर हो जाती है, 108 सेंटीमीटर हो जाती है, इसे याद रखें। सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं, जितना भी लिखा रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट है, काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। 108 सेंटीमीटर होती है, 6 वर्ष के अंत तक ये लंबाई कितनी हो जाती है, 108 सेंटीमीटर हो जाती है। तो हमने देखा, क्या देखा हमने, कि हमने देखा जन्म के समय पर शिशुओं की हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 270, 300, 306, 350 भी लिखा हुआ आता है किसी बुक में। फिर हमने देखा जन्म के समय शिशु का भार कितना होता है, लगभग 5 से 6 पाउंड होता है, और यही अगर 6 महीने के बाद देखोगे तो यही भार 2 गुना हो जाएगा, और 1 साल में देखोगे तो ये भार आपका 3 गुना हो जाएगा, और 6 वर्ष के अंत तक यह बात 6 से 7 गुना हो जाता है। अच्छा, फिर हमने देखा जन्म के समय पर शिशु की लंबाई 51 सेंटीमीटर होती है, और 6 वर्ष के अंत तक यह लंबाई 108 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, क्या और होता है। जन्म के समय हृदय अनियमित धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार नहीं धड़कता है। जब बालक जन्म लेता है तो उसका हृदय 1 मिनट में 72 बार नहीं धड़कता है, बल्कि जन्म के समय हृदय अनियमित धड़कता है, अनियमित धड़कता है। तो धड़कता कितना है भाई, किस स्पीड से, क्या से कैसे धड़कता है, कहीं कहीं आपको मिलेगा ये 1 मिनट में 120 से 140 बार, 120 से 140 बार, वो कहीं कहीं आपको मिलेगा 130 से 150 बार, एक्यूरेट 120 से 140 बार ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, जब ये शरीर बढ़ेगा तो फिर उसकी भुजाएं तथा टांगें भी बढ़ेंगी, तो हम यहाँ लिखेंगे जन्म के समय बालक की बाहें
तथा टांगें भी तीव्र गति से बढ़ती हैं, तीव्र गति से बढ़ती हैं। 2 वर्ष के अंत तक बाहें दोगुनी तथा टांगें 1.5 गुनी हो जाती हैं। ठीक, इतना होता है। जन्म के समय बालक की बाहें तथा टांगें भी तीव्र गति से बढ़ती हैं। तो ये तो शैशवावस्था में। और क्या होता है? जब बालक जन्म लेता है तो इसके मस्तिष्क की लंबाई उसके शरीर की लंबाई की अपेक्षा काफ़ी अधिक बड़ी होती है। काफ़ी अधिक नहीं, अगर देखा जाए लंबाई की दृष्टि से देखोगे तो पूरे शरीर का लगभग 1/4 गुना ही होता है। तो 1/4 गुना होती है, इसके नीचे लिख लेना 1/4 गुना होती है। ठीक है, उसके आगे लिख लेना आप। तो इसके बाद का कर रहे हैं हम, मानसिक विकास को देखते हैं। मानसिक विकास को, जन्म के समय पर बालक का मस्तिष्क बालक कोरी स्लेट की भांति होता है। इसे लिखें, जन्म के समय बालक कोरी स्लेट की भांति होता है। कोरी स्लेट की भांति होता है, की भांति होता है। जैसे जैसे उसका शारीरिक विकास होता है, जैसे जैसे उसका शारीरिक विकास होता है, वैसे वैसे उसका मानसिक विकास भी होता है। वैसे वैसे उसका मानसिक विकास भी होता है। मानसिक विकास भी होता है। ठीक है। अब बालक के मानसिक विकास में एक क्या चीज़ एक जो कि महत्वपूर्ण साधन के भांति कार्य करती है, तो उसके विषय में हम लिखेंगे। तो बालक के मानसिक विकास के लिए बालक के मानसिक विकास के लिए बालक के मानसिक विकास के लिए ज्ञानेंद्रियां महत्वपूर्ण साधन की भांति कार्य करती हैं। महत्वपूर्ण साधन की भांति कार्य करती हैं। ठीक, तो क्या करती हैं? महत्वपूर्ण साधन की भांति ज्ञानेंद्रिय काम करती हैं। ये इम्पोर्टेंट है। तो बालक के मानसिक विकास के लिए किसकी मेन भूमिका होती है? ज्ञानेंद्रियों की मेन भूमिका होती है। ज्ञानेंद्रियों के हिसाब से वो काम सीखते हैं, वातावरण को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बालक जन्म से सामाजिक तो होता नहीं है। जब बालक कोरी स्लेट की भांति होता है, उसका जब मन कोरी स्लेट की भांति होता है तो बालक सामाजिक भी नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखूंगा बालक जन्म से सामाजिक नहीं होता है। बालक जन्म से सामाजिक नहीं होता। नहीं होता, लेकिन दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आने से
लेकिन दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आने से उसका समाजीकरण शुरू हो जाता है, उसका समाजीकरण शुरू हो जाता है। ठीक, अच्छा एक पॉइंट और करते हैं हम इसमें, ग्रीन से करते हैं, समझ आएगा आपको। ठीक, वो भी लिखेंगे। ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि बालक जन्म लेता है तो बालक का व्यवहार कैसा होता है, मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है, यानी कि मूल प्रवृत्ति पर निर्भर होता है। और कैसा होता है, स्वकेंद्रित होता है। वो चाहता है कि सभी लोग उसी पर ध्यान देते रहें। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं या शैशवावस्था में, ऐसे लिखो, केवल शैशवावस्था लिखो, शैशवावस्था में बालक का व्यवहार मूल प्रवृत्त्यात्मक तथा स्वकेंद्रित होता है। स्वकेंद्रित होता है। ठीक है, ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे हमने शैशवावस्था के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के रिलेटेड। ठीक है, यही ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनमें से ही पूछे जाते हैं, इसे आप याद रखें। ठीक, इसके बाद मैं कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, उन परिभाषाओं पर थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, क्या क्या परिभाषा दी हैं। वो परिभाषाएं एग्जाम में पूछ ली जाती हैं अक्सर करके। काफ़ी एग्जामों में आपने देखा होगा, जब आप प्रीवियस एग्जाम लगाएंगे तब आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, इस वैसे भी हम डेवलपमेंट के बाद यहाँ पर भी प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो क्रो व क्रो के अनुसार क्रो व क्रो ने क्या कहा, 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी, ये कहा था उन्होंने कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। ये कहा था क्रो व क्रो ने। अच्छा जी, फ्राइड ने क्या कहा था, फ्राइड ने भी कुछ कहा था। तो फ्राइड जी ने कहा था कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो शुरू के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। वो शुरू के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। लो जी, ठीक। अच्छा, एक थे वाटसन ने भी कुछ कहा है। तो वाटसन ने क्या कहा है उसे देख लेते हैं। वाटसन ने कहा है कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा, शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता किसी और अवस्था की तुलना में अधिक होती है। किसी और अवस्था की तुलना में सबसे में अधिक होती है, ऐसे लिखो।
में अधिक होती है। ठीक, और वैलेंटाइन जी ने क्या कहा था, वैलेंटाइन को भी देख लेते हैं। वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। इन्होंने कहा है शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। सीखने का आदर्श काल कहा है। इन्होंने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बातें शैशवावस्था से रिलेटेड। बाल्यावस्था से रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, चलो, ऑल द बेस्ट।